जय हिंद। 24 जून 2023 को रसिया में तख्तापलट की साजिश हुई और इसके रचयिता थे व्लादिमीर पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन। हालांकि बेलारूस प्रेसिडेंट लुकाशेंको की इंटरफेरेंस के बाद मामला ठंडा जरूर पड़ गया, लेकिन अपने पीछे अनेक सवाल खड़े कर गया। प्रिगोजिन, जिसको पुतिन का पालतू भी बोला जाता है, वो बगावत पर क्यों उतर गया और इसका यूक्रेन रसिया वॉर पर क्या फर्क पड़ेगा? वैगनर ग्रुप क्या है और ये कैसे ऑपरेट होता है? क्या रसिया सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा है और अगर हाँ तो इसका इंडियन मिलिट्री पर क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। वैगनर म्यूटनी ने पुतिन की सुपरमेसी पर सवाल तो खड़े किए ही हैं और साथ ही रसिया में सिविल वॉर की चिंता भी जताई है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है। सबसे पहले बात करते हैं वैगनर ग्रुप की। वैगनर ग्रुप का उपयोग मॉस्को ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई बार सीक्रेटली किया है। पहली बार इस ग्रुप का नाम 2014 में उछला जब रसिया ने यूक्रेन से क्रीमिया को छीना था। उस टाइम पर रसिया ने प्रिगोजिन और वैगनर ग्रुप पर कई प्रतिबंध लगाए थे और 2021 में एफबीआई ने $2.5 लाख का इनाम रखा है प्रिगोजिन पर। कथित तौर पर पहले और दूसरे चेचन युद्धों के अनुभवी दिमित्री उत्किन ने सन 2014 में वैगनर ग्रुप की स्थापना की थी, जिसका नाम उनके कॉल साइन वैगनर के नाम से रखा गया था और इसके बाद इस ग्रुप की कमान प्रिगोजिन ने संभाली। रशियन मीडिया के अकॉर्डिंग प्रिगोजिन का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग रहा है। प्रिगोजिन महिला के ऊपर अटैक करने और उसके ईयररिंग छीनने के जुर्म में 9 साल की सजा भी काट चुके हैं। प्रिगोजिन ने जेल से छूटने के बाद नया जीवन स्टार्ट किया और पीटर्सबर्ग में हॉट डॉग बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब काम बढ़ने लगा तो प्रिगोजिन ने प्राइम लोकेशन पर एक रेस्टोरेंट ओपन किया और देखते ही देखते इसकी लोकप्रियता पूरे शहर में बढ़ने लगी और इसके बाद शहर की रिनाउंड पर्सनैलिटीज ने इस रेस्टोरेंट का दौरा करना शुरू कर दिया और वहीं पर प्रिगोजिन की मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से हुई। जब व्लादिमीर पुतिन का कद रशिया की राजनीति में बढ़ने लगा तो इसके साथ प्रिगोजिन को भी केटरिंग के टेंडर मिलने शुरू हो गए। फेमस होने के साथ साथ प्रिगोजिन पुतिन का निजी शेफ बन गया। प्रिगोजिन को वर्ल्ड के प्रोमिनेंट लीडर्स जॉर्ज बुश, प्रिंस चार्ल्स और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को खाना परोसते हुए भी देखा जा सकता है। इन सब बातों से आप प्रिगोजिन के स्टेटस का अंदाजा लगा सकते हैं। जब 2014 में दिमित्री ने इस ग्रुप को स्टार्ट किया था तो प्रिगोजिन इस ग्रुप के सबसे बड़े फाइनेंसर के रूप में उभरे थे। एक लेख के अनुसार उन्होंने स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग देने के लिए रसिया की डिफेंस मिनिस्ट्री से जमीन ली और अपनी खुद की सेना को खड़ा करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में वैगनर ग्रुप एक शक्तिशाली हायर्ड यूनिट बन गया। अब सवाल ये है कि रसिया के पास इतनी पावरफुल आर्मी होने के बावजूद पुतिन ने प्राइवेट पैरामिलिट्री फोर्स क्यों बनाई? क्योंकि जब पुतिन ने आक्रामक विदेश नीति अपनाई, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाई, तो वैगनर ग्रुप पुतिन के काम आया। वैगनर आर्मी एक अनऑफिशियल आर्मी है। अगर विदेश में कोई बड़ा कांड हो जाए तो रसिया डिनाई कर सकता है कि ये हमारा काम नहीं है और ये लोग रसिया के नहीं हैं। 2015 में जब सीरिया में गृह युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेनाएं वहां पर भेजी थी, जिन्होंने वहां पर राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ दिया था। सूडान में सिविल वॉर चल रहा है और वैगनर ग्रुप डगालो को सपोर्ट करता है। बदले में वैगनर ग्रुप को वहां से ऑयल और गोल्ड माइंस में शेयर मिलता है। इस मुद्दे पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर विजिट करना। इसके अलावा वैगनर ग्रुप अफ्रीका के लगभग 20 देशों में एक्टिव है, जैसे कि लीबिया, माली, मोजाम्बिक और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ऐसी सर्विसेज देने के लिए वैगनर ग्रुप को काफी मात्रा में धन मिलता है और साथ में रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री एम्यूनिशन और वेपन्स प्रोवाइड करवाती है। वैगनर ग्रुप अपनी नोटोरियस एक्टिविटीज के लिए पूरे संसार में फेमस है। प्रिगोजिन का 2022 में एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें वो एक जेल के अंदर जाकर बखमुत की लड़ाई के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट कर रहा है क्रिमिनल्स की, जिसमें कैदियों को एक ऑफर दिया जाता है कि जंग की जीत के बाद उनकी रिहाई करवा दी जाएगी।
Я представитель сейчас военной компании. Наверное, слышали, ЧВК «Вагнер» называется. Война тяжелая. Далее, через полгода, уходите домой. तो इन सब एक्टिविटीज से ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि वैगनर ग्रुप की आर्मी में किस तरह के लोग शामिल होंगे। यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना को जीत हासिल करने में असमर्थता मिली, इसकी वजह से वैगनर ग्रुप को कई अफ्रीकी देशों से वापस बुला लिया गया और यूक्रेन में लड़ाई लड़ने के लिए भेज दिया गया। बखमुत की लड़ाई में वैगनर ग्रुप का प्रदर्शन बहुत अच्छा था और पुतिन ने इसकी सराहना भी की थी। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि जब वैगनर बखमुत की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको प्रॉपर एम्यूनिशन और वेपन्स नहीं दिए गए। लगभग 70% तक वेपन्स और एम्यूनिशन की कमी थी वैगनर ग्रुप के पास। О том, что вы... You think you are the masters of this life? You think you can dispose of their lives? You think because you have warehouses full of ammunition that you have that right? इसके बावजूद वैगनर ग्रुप ने बखमुत की लड़ाई को जीत लिया, लेकिन इस ग्रुप को बहुत ज्यादा जान और माल का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से इस ग्रुप के सैनिकों का मोरल भी डाउन हो गया और इसी बात की भड़ास प्रिगोजिन ने डिफेंस मिनिस्ट्री पर निकाली। प्रिगोजिन डिफेंस मिनिस्टर शोइगु और जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल गेरासिमोव से भी नाखुश थे। इसका मेन कारण हथियारों की सप्लाई ही माना जा रहा है और दूसरा, प्रिगोजिन ने इन दोनों पर करप्शन के आरोप भी लगाए थे। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ रशिया ने वैगनर को एक ऑप्शन दिया कि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने होंगे, जिसके बाद ये ग्रुप रशियन आर्मी के साथ मर्ज हो जाएगा। प्रिगोजिन को भय था कि बखमुत की लड़ाई के बाद वैगनर ग्रुप का वजूद सिर्फ अफ्रीकी देशों तक ही रह जाएगा। प्राइवेट फोर्सेज में पैसा और फैसिलिटीज दोनों ही ज्यादा मिल रही थी और बाउंडेशन भी कम थी, तो इसकी वजह से प्रिगोजिन ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर दिया। ये भी डिफरेंसेस का एक मेन रीजन माना जा रहा है। 23 जून को प्रिगोजिन ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उसने दावा किया यूक्रेन में उसके लोगों को रशियन आर्मी मार रही है और इस चीज का बदला लेने के लिए वो मॉस्को तक जाएगा। Prigozhin posted another message blaming the Russian military for carrying out an alleged attack against his troops, killing, quote, a huge amount of his own forces in Ukraine. इसके बाद वैगनर ग्रुप ने दावा किया कि उन्होंने रोस्तोव शहर और मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद वो मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं। उतना नुकसान यूक्रेन ने रशिया का एक महीने में नहीं किया होगा जितना वैगनर ने 2 दिन में कर दिया। रशियन आर्मी के कई हेलीकॉप्टर वैगनर ग्रुप ने नीचे गिरा दिए। जब प्रिगोजिन मॉस्को की तरफ बढ़ रहा था तो इसी बीच व्लादिमीर पुतिन का एक रिकॉर्डेड मैसेज आया जिसमें उसने बताया कि विरोधियों को बख्शा नहीं जाएगा और धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं किया जाता। All those who deliberately chose the path of treachery, who prepared an armed mutiny, who chose the path of blackmail and terrorist methods will face inevitable punishment. बेलारूस की मध्यस्थता के कारण ये विवाद थम गया और रूस में तख्तापलट और खून खराबा भी टल गया। जिन लोगों ने म्यूटनी में पार्टिसिपेट नहीं किया उन लोगों के पास अभी भी चांस है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रशिया की मेन आर्मी में आ सकते हैं। एक बार के लिए प्रिगोजिन बेलारूस में सेटल हो गया और उस पर रशिया ने कोई चार्जेस भी नहीं लगाए हैं। लेकिन काफी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि प्रिगोजिन को अपनी लाइफ अफ्रीका में ही बितानी पड़ेगी। 2018 के एक इंटरव्यू में पुतिन से एक सवाल पूछा गया था, क्या वह क्षमाशील व्यक्ति है? उन्होंने हाँ कहा, लेकिन सब कुछ नहीं। रिपोर्टर ने उनसे पूछा किस चीज को माफ करना उनके लिए असंभव है। उनका जवाब था विश्वासघात। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने भी लोगों ने पुतिन से विश्वासघात किया है वो जिंदा नहीं बच पाए हैं। वैगनर ग्रुप की बखमुत से वापसी तय हो गई है। आगे फ्यूचर में इनका क्या होगा? क्या ये ग्रुप बिल्कुल खत्म हो जाएगा या उनके बाहर के मिशन यूं ही चलते रहेंगे? ये तो समय ही बताएगा। मार्च 2024 में राष्ट्रपति के चुनाव से पहले व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में जीत की जरूरत है। इस अभियान में पहले ही 16 जनरल्स या तो मारे जा चुके हैं
या उनको बर्खास्त कर दिया गया है। जनरल लेवल्स पर इतनी बड़ी शहादत किसी भी देश के लिए चिंतनीय है। अब मॉस्को को वैगनर विद्रोह से सबक लेते हुए यूक्रेन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इसके बाद से रसिया के खोखले दावों की पोल भी खुलने लगी है। पुतिन को अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए ट्रेंड सोल्जर्स और प्रॉपर एम्युनिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। पुतिन को अपना अगला कदम काफी सूझबूझ के साथ उठाना पड़ेगा। पुतिन के इतना करीब होने के बावजूद अगर प्रिगोजिन मिनिस्ट्री के खिलाफ आवाज उठाता है तो इसका मतलब है कि डिफेंस मिनिस्ट्री और टॉप लेवल पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रही है। यानी कि इन लेवल्स पर भी पुतिन को कुछ बदलाव जरूर करना पड़ेगा। इसके अलावा पुतिन को एफएसबी और डिफेंस मिनिस्ट्री में तालमेल पैदा करना होगा, जिससे कि वो एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि सामूहिक तौर पर यूक्रेन के खिलाफ लड़ सकें। कर्नल ब्रैंडन, जिनको 50 साल का डिफेंस एक्सपीरियंस है, उनका मानना है कि no one knows what is happening in Russia. Involved in studying Russia for roughly 50 years, and I'll tell you with great confidence, no one knows what's going on in Russia. यानी कि ये सब कोई ड्रामा भी हो सकता है और पुतिन की कोई नई चाल भी हो सकती है। रशिया यूक्रेन की वजह से जहां यूरोप में प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, वहीं इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी रहा है। इंडिया को लगातार डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल और नेचुरल गैस मिल रहा है। अगर रूस में इंस्टेबिलिटी होती है या सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है तो इसका असर पूरे संसार पर देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया पर कुछ ज्यादा ही फर्क पड़ेगा, स्पेशली हमारी डिफेंस फोर्सेज। इंडियन फोर्सेज में 70 to 85% तक रशियन वेपन्स यूज होते हैं और इंडियन एयरफोर्स के इक्विपमेंट्स लगभग 70% तक रशिया के हैं और इंडियन नेवी में 40% वॉरशिप रशिया बेस्ड हैं। यहाँ पर कहा जा सकता है कि जितनी बड़ी मात्रा में रशिया इंडिया को इक्विपमेंट्स, वेपन्स और एम्युनिशन प्रोवाइड करवाता है, इतने बड़े लेवल पर दुनिया का कोई और देश नहीं करवाता। रोल ऑफ इंडिया। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान से ऑल ऑफ सडन एग्जिट किया तो उनकी पूरे संसार में इमेज धूमिल हो गई थी। अब यूक्रेन वॉर में यूएसए अपनी इमेज सुधारने में लगा हुआ है। रसिया यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यूएसए ही है, क्योंकि जितना भी गोला बारूद यूक्रेन में पहुंच रहा है वो यूएसए ही बेच रहा है। यूएसए नेटो लीडर के तौर पर भी उभर कर सामने आ गया है, तो इस युद्ध को रोकने के लिए सबसे पहले यूएसए को मनाना पड़ेगा। रशिया यूक्रेन तत्काल युद्ध विराम के मुद्दे पर भारत वॉर को समाप्त करने के लिए एक ऑनेस्ट मीडिएटर की भूमिका निभाने की पेशकश कर सकता है, क्योंकि नई दिल्ली को मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों की गुडविल और कॉन्फिडेंस प्राप्त है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया है, इसको भी एक पॉजिटिव पॉइंट के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे समय में जब यूएनएससी यूक्रेन रशिया का वॉर रोकने में असफल रहा है, भारत इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए अपनी मुख्य भूमिका निभा सकता है। भारत के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जिससे पूरे संसार की जियोपॉलिटिक्स में भारत का कद और भी ऊंचा हो जाएगा। आप तक वीडियो को पहुंचाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जय हिंद।